हम सामान्य बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना करके ही जान पाएंगे कि सामान्य बच्चों की तुलना में यह बच्चा कितना असक्षम है और उसकी कितनी शारीरिक विकलांगता है। साथ ही साथ उनका कारण भी समझ पाएंगे। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, एचओडी, पाइसम वेलनेस सेंटर, पाइसम प्रयास एक आउटरीच में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक चिकित्सा से संबंधित व्याख्यान पर चर्चा करेंगे। उसके विषय में संबंधित विषयों पर आपको बताएंगे। भौतिक चिकित्सा साधारण रूप से दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, भौतिक और चिकित्सा। भौतिक, हम विभिन्न प्रकार के भौतिक कारकों के विषय में बात करते हैं, जैसे ताप, दाब, बल, ऊष्मा इत्यादि। इन सभी का प्रयोग करके हम उसका चिकित्सीय प्रणाली में उपयोग करके विभिन्न प्रकार की जितनी भी विकृतियां हैं, जितनी भी विकलांगता हैं या विभिन्न प्रकार की जितनी भी बीमारियां हैं, उससे संबंधित उपचार करते हैं। चूँकि हम किसी व्यक्ति का विभिन्न प्रकार के भौतिक कारकों से उपचार कर रहे हैं, इसलिए यह एक प्रक्रिया जो है, जो प्रणाली है, उसे भौतिक चिकित्सा कहेंगे। इस भौतिक चिकित्सा में विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज का प्रयोग किया जाता है। जो एक्सरसाइज है वो योगा का एक मॉडिफिकेशन है, जो प्रेजेंट टाइम के आज के समय में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणाली में संबंधित प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग से हम विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं का, विभिन्न प्रकार के शारीरिक मांसपेशियों का, जोड़ों का, नसों का, उससे संबंधित बीमारियों का उपचार करते हैं। ये बच्चे मानसिक रूप से विकलांग होने के साथ साथ शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, अर्थात इनको बोलने में, सुनने में असमर्थता होती है। चूँकि दवाइयों का कोई एंटी रिएक्शंस ये बता नहीं सकते, अतः हम कम से कम दवाइयों का प्रयोग करके इनकी विकलांगताओं की समस्या को दूर करने का उपाय नहीं कर सकते। इसी कारण हम व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा पर निर्भर हैं। मैं सिर्फ भौतिक चिकित्सा के विषय से संबंधित व्याख्यान के विषय में आज आपको चर्चा करूंगा। भौतिक चिकित्सा की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दिया। भौतिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, चूंकि ऐसे बच्चों में जो अपने दैनिक क्रियाकलापों को शारीरिक विकलांगता के कारण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हमारी ये भौतिक चिकित्सा शारीरिक विकलांगता को दूर करके दैनिक क्रियाकलाप को करने में, सीखने में मदद करती है। जैसे जैसे वो दैनिक क्रियाकलाप को सीख लेंगे, उसे अपने जीवन में उतार लेंगे, वो सामान्य बच्चों की तरह भी वो सारे क्रियाकलाप कर पाएंगे जो सामान्य बच्चे करते हैं। उनके इसी उद्देश्य को भौतिक चिकित्सा पूरा करता है। फिर अगली अगर हम बात करें कि भौतिक चिकित्सा की कितने डायमेंशन हैं, अर्थात भौतिक चिकित्सा कितने कार्य क्षेत्रों पर काम करता है, तो आज के समय में भौतिक चिकित्सा का रूप व्यापक हो चुका है। उनके विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट यानी अस्थि रोग विभाग, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी तंत्रिका रोग विभाग, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यानी बाल रोग विभाग, स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट खेलकूद विभाग, स्पेशल डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी विशेष शिक्षा विभाग, जिस विभाग में हम विकलांग बच्चों की बात करते हैं। साथ ही साथ गायनकोलॉजी, स्त्री रोग विभाग, डर्मेटोलॉजी, स्किन रोग विभाग, शल्य चिकित्सा और बाकी बहुत सारे डायमेंशन क्षेत्रों में भौतिक चिकित्सा का आजकल उपयोग बढ़ गया है। हम सिर्फ बात विशेष बच्चों के लिए करेंगे जिसमें भौतिक चिकित्सा का एक विशेष महत्व है। चूँकि ऐसे बच्चे मानसिक विकलांगता के साथ साथ शारीरिक विकलांगता अर्थात मांसपेशियों की अकड़न, मांसपेशियों की शिथिलता, जोड़ों के अकड़न, जोड़ों की शिथिलता और तंत्र की अकड़न से परेशान होते हैं, जिसके कारण वो शारीरिक अपनी सुविधा का, शारीरिक प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसमें ये भौतिक चिकित्सा उनकी मदद करता है। कैसे? वह अपने दो रूपों पर निर्भर करता है। कुछ एक्सरसाइज कराकर उनकी हम मांसपेशियों को मजबूत करके, उनकी हड्डियों की समस्या को दूर करके, उनकी तंत्रिका की समस्या को दूर करके उन्हें शारीरिक सक्षम बनाते हैं, जिससे वो अपनी मानसिक सक्षमता के हिसाब से उनका प्रयोग करके अपने दैनिक क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों में ऐसा होता है जिनमें हम शारीरिक व्यायाम को नहीं करा सकते। ऐसे समय में हम कुछ मशीनों का प्रयोग करते हैं। उन मशीनों पे भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बात यदि उनकी विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करें
तो एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि शरीर में प्राकृतिक रूप से कितनी गतियाँ होती हैं। ये गतियाँ साधारण लोगों में होती हैं जिनमें शारीरिक विकलांगता नहीं होती। अतः हम सामान्य बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना करके ही जान पाएंगे कि सामान्य बच्चों की तुलना में यह बच्चा कितना असक्षम है और उसकी कितनी शारीरिक विकलांगता है। साथ ही साथ उनका कारण भी समझ पाएंगे। हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रकार की गतियाँ होती हैं। गतियाँ वो जो व्यक्ति खुद करे उसे सेल्फ असेसमेंट मूवमेंट या स्वचालित गतियाँ कहते हैं या एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। गतियाँ वो जो किसी पर्सन द्वारा उस बच्चे में कराई जाए उसे पैसिव मूवमेंट या परा गतियाँ कहते हैं, जिसमें वह बच्चा दूसरे पर निर्भर करता है। जो हमारा एक्टिव मूवमेंट है और जो हमारा पैसिव मूवमेंट है वो दो बिंदुओं पर निर्भर करता है, तल और अक्ष। अक्ष को हम लोग एक्सिस कहते हैं, तल को हम लोग प्लेन कहते हैं। एक्सिस हर एक जितने भी दुनिया में या जितने भी समाज में या जितने भी भौतिक या रासायनिक कारकों में गतियाँ होती हैं वो सब अपने अक्ष के चारों ओर होती हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हमारे ग्रह पृथ्वी, मंगल, बाकी सब जिस अक्ष के चारों ओर गति करते हैं वह सूर्य है, तो सूर्य हमारा अक्ष हो गया और वह ग्रह जिस अक्ष पे चारों ओर गति कर रहा है उस तल को हम पर्टिकुलर उस चीज़ों से जोड़ते हैं। ठीक वैसे ही शरीर में हर एक जोड़ का एक अक्ष है और उसका एक तल है। कंधे को अगर उदाहरण लेकर लिया जाए या घुटने को एक उदाहरण लेकर लिया जाए तो घुटने को हम सिर्फ मोड़ सकते हैं और सीधा कर सकते हैं। घुटना का एक बिंदु या एक हड्डी उसका अक्ष कहलाएगा और घुटना का बचा हुआ पार्ट अर्थात जांघ का भाग और घुटने के नीचे वाला भाग उसका तल कहलाएगा। तल दो तरीके के होते हैं और अक्ष भी दो तरीके के होते हैं। तो अगर हम अक्ष को दो भागों में विभाजित करें तो एक होता है सममितीय अक्ष, जिसे हम सिमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं, और असममितीय अक्ष यानी एसिमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं। जब किसी बिंदु से बराबर दो भागों में कोई चीज विभक्त किया जाए तो उसे सममितीय तल कहा जाता है या सिमेट्रिकल एक्सिस कहा जाता है। और जब किसी बिंदु से दोनों बराबर भाग विभक्त न हो तो उसे असिमेट्रिकल एक्सिस या असममितीय तल कहा जाता है। अक्ष और तल दोनों समान रूपों से जुड़े हुए हैं। यदि बराबर भागों में कोई बिंदु विभाजित कर रहा है तो सममितीय तल कहेंगे और सममितीय अक्ष कहेंगे। यदि असामान्य रूप से विभक्त कर रहा है तो उस अक्ष को असममितीय तल या असममितीय अक्ष कहेंगे। इस सारी गतियों के बाद हमारा दो प्रकार की गति हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव गति ऐसी गति हुई जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपने आप घुटने मोड़ने की, जांघ मोड़ने की, कंधे मोड़ने की, कोहनी मोड़ने की या चलने फिरने की गति स्वतः कर ले रहा हो तो उसे हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। और जब किसी मांसपेशियों की विकलांगता के कारण, हड्डियों की समस्या के कारण या तंत्र की समस्या के कारण वह उसे नहीं कर पा रहा हो तो उसकी गति यदि किसी दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी चिकित्सक से कराया जाए तो उसे हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। गतियों की प्रक्रिया समझने के बाद अर्थात गति कौन करा रहा है, कब हम उसे पैसिव मूवमेंट कहेंगे, कब हम उसे एक्टिव मूवमेंट कहेंगे, कहाँ उसका अक्ष है, कहाँ उसका तल है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम विकलांग बच्चों की या ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उससे हम तुलना करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस अक्ष पर, किस तल पर मांसपेशी या जोड़ों की या तंत्र की समस्या के कारण वह अपनी गति नहीं कर पा रहा है। जब हम गतियों को आसानी से ऑब्जर्व कर लिए यानी उसका हमने परीक्षण कर लिया या उसका हमने आकलन कर लिया, उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि साधारणतः यानी नॉर्मल पॉस्चर क्या होता है और एबनॉर्मल पॉस्चर क्या होता है। पहले ये समझना आपको ज़रूरी है कि पॉस्चर क्या चीज़ होती है। पॉस्चर बोलने का मतलब हर एक व्यक्ति का उठने, बैठने, चलने, फिरने, लेटने का, टॉयलेट करने का, हाथ पानी पीने का, ग्लास पकड़ने का अपना एक तरीका है। वो तरीका सामान्य अवस्था में होना चाहिए। सामान्य अर्थात बोलने का मतलब है यदि आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपके घुटने की कैसी स्थिति है, आपकी कमर की क्या स्थिति है, आपकी गर्दन की क्या स्थिति है, आपके कंधे की क्या स्थिति है। ये जो सामान्य स्थिति होती है उसे हम लोग नॉर्मल पॉस्चर कहते हैं। यदि किसी शारीरिक विकलांगता के कारण या मांसपेशीय समस्या होने के कारण कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठने की यह सामान्य प्रक्रिया को पालन न कर पाए तो उसे असामान्य पॉस्चर या एबनॉर्मल पॉस्चर कहते हैं। यह एक कारण है उसकी शारीरिक विकलांगता को। इसी चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना होता है। इस ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि इनकी एबनॉर्मल पॉस्चर का क्या कारण है। क्या वहाँ का जोड़ की कुछ समस्या है, वहाँ की मांसपेशियों की कुछ समस्या है, उनके तंत्र की कुछ समस्या है। इन समस्या को हम ऑब्जर्व करके उस पर किस तरीके से उनकी फिजियोथेरेपी की जा सकती है, कितने हम एक्सरसाइज करा के उसे ठीक कर सकते हैं या किन किन मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं, इनका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद
हम उस पर काम करते हैं जिससे उनकी उस शारीरिक विकलांगता को दूर किया जा सके और उसे एबनॉर्मल पोस्चर से नॉर्मल पोस्चर में बदला जा सके। अगले हम लोग भाग में या अगले एपिसोड में हम आपको कुछ मांसपेशियों के विषय में, उनके अक्ष के विषय में, उनके प्रकार के विषय में, जोड़ों के विषय में, उनकी संरचना के विषय में चर्चा करेंगे, जो यह भौतिक चिकित्सा का ही भाग होगा। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।